Hello friends, I would like to invite my YouTube channel Rambo Class. Today we are going to discuss history, TGT and PGT. ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, मैं जो हूँ 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि ये जो है अपने आप में 10 क्वेश्चंस ना होकर के अपने आप में काफ़ी बड़े क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट। इनकी एक्सप्लेनेशन जो होती है काफ़ी लेंथी होती है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन को भी समझाया जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरी जो वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है यदि, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत के साथ काफ़ी से कुछ लर्न करने के बाद में वीडियोस बनाती हूँ। और देखिए आज मेरी आवाज़ भी ख़राब है, तभी मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन आपका एक जो लाइक होगा मुझे मोटिवेशन देगा, जिससे कि मैं वीडियो के अंदर और भी एडिशनल नॉलेज जो है ऐड करती रहूँगी स्टूडेंट। मुझे ये आपका एक थंब जो है, आपका एक लाइक जो है मुझे इंटरनल मोटिवेशन देगा आपको स्टूडेंट, जिससे कि मैं अपने आप में एक बड़ी ही ऑथेंटिक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जो वीडियोज़ हूँ क्रिएट करूँगी। चलिए क्वेश्चन चलते हैं हम। 10 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में हमारे 10 क्वेश्चन जो न्यू वीडियो है 10 क्वेश्चन की चलेगी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर अपनी नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। 51 में क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 51 में कह रहे हैं, क्या देखिए लिखा हुआ है। मैं हल्का सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए और मुझे भी आपको एक्सप्लेन करने में ईजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ऋग्वेद काल में निष्क जो है अलंकरण था। देखिए हमने पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था निष्क के बारे में। ठीक है, तो निष्क के बारे में लिखा हुआ है ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण था। किसका? कान का, या फिर हाथ का, नाक का, या फिर गले का। तो ये स्टूडेंट यदि बात करें इसके राइट ऑप्शन की, तो आपको इस स्क्रीन पे आपको राइट ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताया था कि ये गले में पहनने वाला, जिसे हम हार बोलते हैं, गले में पहनने वाला स्वर्ण का क्या बोलते हैं, ये क्या था? आभूषण था। जो स्वर्ण होता है स्टूडेंट, निष्क को स्वर्ण भी बोलते हैं। निष्क को क्या बोला गया है? सुवर्ण भी बोला गया है, और ये गले में पहनने वाला आभूषण है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें लिखा हुआ है कि ऋग्वेद काल में जो लेडीज़ और मेल और फीमेल दोनों थे, वो सबसे ज़्यादा ज्वेलरी को जो है पहनना ज़्यादा पसंद किया करते थे। ठीक है, अब 3 प्रकार के वस्त्र हुआ करते थे उस टाइम पर ऋग्वेद में। तो पहला है नीवी, जिसे कहा गया अधवस्त्र। दूसरा है वास, जिसे कहा है उत्तरीय। और तीसरा है अधिवास, जिसे कहा गया है कहा गया है द्रापी। ठीक है, अब देखेंगे नीवी, वास, अधिवास ये क्या चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले चलते हैं नीवी पर। तो नीवी मतलब होता है निचला हिस्सा। इसको हम लर्न करने की ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, याद करेंगे निचले हिस्से से, कि निचले हिस्से में पहनने वाला जो वस्त्र होगा उसे बोलेंगे नीवी। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है वास, यानी कि उत्तरी, यानी कि जो हमारा पेट का एरिया जो होता है स्टोमच का जरिए, तो उसे बोलता है मध्य, सॉरी उत्तरी बोला गया है इसको। ठीक है, तो इसको कहा गया है कि शरीर के मध्य में पहना जाने वाला वस्त्र। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि जैसे कि शर्ट हो गई, टी शर्ट हो गई, जैसे कि लेडीज़ के लिए कमीज़ हो गई, और नीचे की बात करें, नीवी की बात करें तो सलवार हो गई, और जेंट्स की बात करें, मेल की बात करें तो पैंट हो गई, या फिर शॉर्ट्स वगैरह हो गया, या फिर पैजामा हो गया। ठीक है ना, और मध्य में यानी उत्तरी में जो है वो हो गया पैजामा, सॉरी कुर्ता जैसे हो गया, और शर्ट हो गई, टी शर्ट हो गई, ये मध्य में पहना जाएगा। अधिवास यानी कि द्रापी, शरीर के ऊपर ढकने वाला वस्त्र, जैसे कि शॉल, चादर, जिससे कि सर ढका जाए। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अधिवास। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं जो आपको लर्न नहीं होगी। ठीक है, एक दो बार आपको पढ़ेंगे, बल्कि एक ही बार पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम वैसे ही लर्न कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में वो एग्जाम्पल भी मैंने आपको साथ के साथ इसीलिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 52 में देखेंगे, ऋग्वेदिक काल में निष्क, देखिए फिर दोबारा से निष्क आ गया। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण था? तो हमने भी 51 क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था? हमने उसको पढ़ा था कि गले में पहनने वाला। अब इसमें इन्होंने देखिए ऑप्शन किस तरह के बता रखेंगे। पहला लिखा हुआ है कान, दूसरा लिखा हुआ है गला, और बाद में लिखा हुआ है सी के अंदर बाहू। बाहू मतलब बाजू, या फिर इसे आम्र बोलते हैं इसे बाजू या बाहू, या फिर डी में लिखा हुआ कलाई। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसका गला, यानी कि बी जो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले 53 के अंदर। उत्तर वैदिक काल में पांचाल, क्या स्टूडेंट? उत्तर वैदिक काल में जो पांचाल है प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था। क्या था स्टूडेंट? पांचाल क्या था? दार्शनिक शासक था, उसके बारे में लिखा हुआ यहाँ पर। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, देखिए कुरु, इसके अलावा बात करें कुरु के अलावा पांचाल, कुरु,
कुरु, पांचाल। जो एरिया थे इनको कहा गया था ब्रहर्षि। मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, ब्रहर्षि देश कहा गया था इनको। क्या कहा गया था स्टूडेंट? ब्रहर्षि देश। ब्रहर्षि देश किसे कहा गया था? कुरु और पांचाल जो एरिया थे स्टूडेंट, ठीक है, उनको क्या कहा गया था? उनको क्या कहा गया था? ब्रहर्षि देश कहा गया। कुरु, पांचाल और एक इसमें और भी था मत्स्य। मत्स्य, कुरु, पांचाल, मत्स्य, जो ये 3 एरिया थे स्टूडेंट की दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। मत्स्य भी था इसके अंदर, पांचाल भी था और कुरु भी था। इनको कहा गया ब्रहर्षि देश। ब्रहर्षि देश कहा गया इनको, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें हमें क्वेश्चन पर देखेंगे, क्वेश्चन 53 में कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड क्या था उत्तर वैदिक काल की। अगर बात की जाए उत्तर वैदिक काल की, बताइए आपको, सोचिए जरा। उत्तर वैदिक काल का मैंने टाइम पीरियड आपको बताया था। उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाए तो 1000 ईसा पूर्व से, मैंने क्या बताया था आपको क्वेश्चन बताइए? 1000 ईसा पूर्व से क्या बताया था? 600 ईसा पूर्व। मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया ये चीज़, ठीक है। आगे इसमें देखिए, दोबारा से हम क्वेश्चन पे जाते हैं, समझते हैं। रेड कलर ले लेती हूँ मैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में आपको टाइम पीरियड बता चुकी हूँ और पांचाल बता चुकी हूँ, ठीक है ना। पांचाल एक एरिया का नाम है। पांचाल, कुरु, मत्स्य, इसको मैं ब्रहर्षि देश आ गया। उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक कौन था? पहले लिखा हुआ है जनक, बी में लिखा हुआ परीक्षित और सी में लिखा है दिवोदास, डी में लिखा है परवाहन जवाली। क्या लिखा है? परवाहन जवाली। और हमने जवाली एक हमने क्या पढ़ा था? जवालोपनिषद। जवालोपनिषद पढ़ा था हमने। उसके बारे में क्या पढ़ा था हमने? इसके अंदर हमने पढ़े थे 4 आश्रम। क्या पढ़े थे स्टूडेंट? 4 आश्रमों की बात की गई थी, ठीक है स्टूडेंट। इसके अंदर सबसे पहला जो आश्रम था, मैंने आपको बताया था बहुत से विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि जो इन विद्वान जिन्होंने कहा है कि मनुष्य की जो एज है वो स्टूडेंट वो कितनी है, बताइए आप? वो 100 ईयर की बताई थी। तो इन्होंने बताई थी कि 25-25 जो ईयर के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था? डिवाइड किया था। सबसे पहला जो था स्टूडेंट, इन्होंने क्या बताया था? बृहचार्य। बृहचार्य आश्रम बोला था, बताया था। उसके बाद में गृहस्थ बताया, उसके बाद में वानप्रस्थ, उसके बाद में सन्यासी आश्रम बताया था, ठीक है ना। ये ज्वालोपनिषद के अंदर वर्णन किया गया था, है ना। आपको कमेंट में बताना है कि ज्वालोपनिषद जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल के अंदर इसका जिक्र किया गया है, ठीक है स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद के अंदर ज्वालोपनिषद जो है किस ऋग्वेद के किस क्या बोलते हैं मंडल के अंतर्गत ज्वालोपनिषद का वर्णन किया गया, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन है। आगे देखिए, इस क्वेश्चन में दोबारा आते हैं हम, कई बार क्वेश्चन से हम अलग हो जाते हैं थोड़ा सा समझाने की वजह से। देखिए लिखो 53, उत्तर वैदिक काल में पांचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक राजा जो था वो आपको नजर आ रहा है। इसका राइट आंसर तो मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन बार बार चली जाती हूँ। पहला ऑप्शन है जनक, परीक्षित और दिवोदास और डी में लिखा हुआ परवाहन जवाली। तो डी आंसर इसका है। परवाहन जवाली जो था उत्तर वैदिक काल का पांचाल का एक अपने आप में फेमस जो था दार्शनिक स्कॉलर जो था, शासक था ये, ठीक है ना, स्कॉलर किंग था ये। देखिए इसके बाद एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं। लिखा हुआ उत्तर वैदिक काल में पांचाल प्रसिद्ध दार्शनिक शासन था, उसका नाम था परवाहन जवाली था। उत्तर वैदिक काल में पांचाल जो था सर्वाधिक विकसित एरिया था, सबसे ज़्यादा विकसित एरिया था। शतपथ ब्राह्मण, हमने शतपथ ब्राह्मण के अंदर क्या पढ़ा था? विजय माधव की कथा पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था बिहार के जो पूर्वी एरिया था उसका, जो पूर्वी एरिया का बिहार के, उसका आर्यकरण जो किया था वो किसने किया था स्टूडेंट? वो किया था, किसने किया था? विजय माधव ने किया था। विजय माधव की जो कथा किसके अंदर? शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत है, ये हमने पढ़ी थी। इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि कहा जाता है, ठीक है। आगे इसमें और फैक्ट भी दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर। किसके अंदर स्टूडेंट? क्वेश्चन 53 के अंदर देखिए, हम समझेंगे फैक्ट को। फैक्ट नंबर 1 की अगर बात की जाए, किसके अंदर? फैक्ट नंबर 1 की बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है उत्तर वैदिक काल। क्या लिखा है स्टूडेंट? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ऐसे अनेक राजा हुए हैं जो ब्रह्मज्ञान
विरहा ज्ञान मतलब भगवान को जानने वाला ज्ञान। विरहा ज्ञान, विरहा ज्ञान सॉरी ज्ञान लिखा हुआ है, विरहा ज्ञान तथा अध्यात्म चिंतन, अध्यात्म आदत आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अध्यात्म चिंतन से जुड़े हुए थे। उत्तर वैदिक काल में ऐसे राजा हुए थे जो विरहा से अध्यात्म चिंतन से जुड़े हुए थे, जिनके अंदर विधेय के जनक, एक विधेय के, एक हमने पढ़ा था क्या, एक हमने पढ़ा था विधेय के माधव हमने पढ़ा था कथा, जो किसके अंतर्गत थी, वो हमने पढ़ी थी शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत। ये है विधेय जनक, विधेय के जनक, विधेय कैरियर का नाम है और ये जनक, विधेय के जनक, जनक किसे कहा गया, राजा को कहा गया है, जनक में से राजा होता है। विधेय के जनक, इसके अलावा कई के अश्वपति, कई के अश्वपति, इसके अलावा काशी के अजातशत्रु, काशी के अजातशत्रु, काशी के अजातशत्रु। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ हाइलाइटर के द्वारा। उत्तर वैदिक काल, जो उत्तर वैदिक काल में ऐसे बहुत से लोग हुए, बहुत से राजा हुए हैं जो लोग विरहा का ज्ञान जानते थे, जिसके साथ साथ में उनको अध्यात्म चिंतन का भी ज्ञान था, ठीक है ना। उनके राजा को नाम इन्होंने बताए हुए, विधेय के जनक थे एक, ठीक है ना, और दूसरे थे कैकेयी के अश्वपति और तीसरे थे काशी के अजातशत्रु। ये ऐसे राजा हैं जिनको अध्यात्म ज्ञान के साथ साथ विरहा का भी ज्ञान था। नए क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए लिखा हुआ है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है, स्टूडेंट बताइए, स्टूडेंट आप पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन 54 के अंदर। जब तक मैं अपना लिखने का सामान जो रेडी करती हूँ, गायत्री मंत्र जो है संबोधित है, गायत्री मंत्र किसको संबोधित है, पहले लिखा हुआ मित्र को, लिखा हुआ सविता को, उसके बाद में बी में दिखाई दे रहा ऑप्शन, बी में लिखा हुआ वरुण को, बी में वरुण को लिखा हुआ, और डी में लिखा इंद्र को। बी में लिखा है वरुण और डी में लिखा है इंद्र को। तो राइट आंसर जो है इसका स्टूडेंट वो है सी, गायत्री जो मंत्र है स्टूडेंट, गायत्री मंत्र जो है वो सविता को समर्पित है। सविता मीन्स क्या होता है, सूर्य, सविता मीन्स क्या होता है, सूर्य। और ये कौन सा सूर्य की बात हो रही है, सूर्य उगता हुआ भी होता है, डूबता हुआ भी होता है, सूर्य अपनी पूर्ण प्रकाश में भी होता है, जैसे दोपहर के समय होता है। तो बात की जाए सविता की, तो सविता का मीन्स होता है जब सूर्य क्या होता है, पूर्ण रूप से चमकने लगता है, पूरे तरीके से चमकने लगता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, चमकने लगता है, उसे बोलते हैं सविता, ठीक है स्टूडेंट। अगर बात की जाए मित्र की, तो जब सूर्य जो है हल्के हल्के उदित होता है, सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम में, अगर ये 5 साढ़े 5 बजे उठे तो आपने देखा है कि सूर्य हल्के हल्के पहले रेड कलर की रोशनी होती है, उसके बाद में रोशनी को क्रॉस करते हुए, बादलों को क्रॉस करते हुए वो हल्का हल्का सूर्य जो है निकलता है, तब वो उसका जो फ्लैक्स होता है धरती पर धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाता है। वो अपने क्या होता है, उस टाइम वो उदित होता है, उस टाइम का जो प्रकाश होता है उसे बोलते हैं मित्र। यानी कि जब सूर्य उदित होता है जिस प्रकाश के साथ में, उसको बोलते हैं मित्र। और जब वो पूर्ण रूप से चमकता है, जैसे दोपहर के समय चमकता है अपनी पूर्ण प्रकाश के साथ, तो उसे बोलते हैं सविता, ठीक है स्टूडेंट। और यदि गायत्री मंत्र की जो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, ये आपको पता ही चल गया क्वेश्चन से। अब ऋग्वेद में कौन सा मंडल में है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें किसका उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब बात की जाए जो गायत्री मंत्र है वो किसने लिखा है, तो उसकी बात की जाए तो ऋषि थे एक, उनका नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था स्टूडेंट, विश्वामित्र नाम के एक ऋषि थे। देखिए मैं दोबारा हाईलाइट कर देती हूँ, विश्वामित्र नाम के एक ऋषि, उन्होंने क्या करा था, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र लिखा था। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सविता को समर्पित है। और सविता मीन्स क्या होता है, जब सूर्य जो अपनी पूर्ण प्रकाश के साथ चमकता है। और मित्र मीन्स होता है जब सूर्य सुबह के समय अपने जिस प्रकाश के साथ चमकता है, तो उसे बोलते हैं मित्र। और फिर आगे लिखा हुआ है वरुण, और ये इसके ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट। आगे हम थोड़ा समझते हैं वरुण के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट, वरुण के बारे में समझते हैं हम हल्का सा। मैंने आपको पढ़ाया था पीछे प्रीवियस वीडियो में कि जो वरुण है, वरुण को जल का प्रतिनिधित्व करने वाले, जल का प्रतिनिधित्व करने वाले देवता भी कहा गया है, किसको, वरुण को।
और क्या बोलते हैं जो ऋग वैदिक काल है उसमें ज़्यादातर जो मूर्ति पूजा नहीं है, हमने इसके अंदर पढ़ा था, हमने कहा था जितनी भी यहाँ पर पूजा वगैरह जो है प्रकृति की ही पूजा है। तो वरुण क्या था, वो जल का प्रतिनिधित्व करने वाला था, ठीक है, ये देवता थे उस टाइम पर। और इसके अलावा हमने पढ़ा था जो ईरानी ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ का नाम बताइए, ईरानी ग्रंथ कौन सा है? ईरानी ग्रंथ की अगर बात की जाए तो ये ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। क्या नाम है स्टूडेंट बताइए? जिंद अवेस्ता नाम का एक ग्रंथ है। इसके अंदर वरुण को जो है क्या कहा गया? वरुण को क्या कहा गया? अहुर मंजदा, अहुर मंजदा। क्या कहा गया? अहुर मंजदा। अहुर मंजदा भी होता है असुरों के देवता, असुरों के देवता। असुरों के देवता किससे कहा गया? असुरों के देवता कहा गया वरुण को। दोबारा समझाती हूँ, जो वरुण है स्टूडेंट, उनको कहा गया जल का प्रतिनिधित्व करने वाले देवता कहा गया है। एक ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता क्या एक ईरानी ग्रंथ है जिसमें उनको किसको, वरुण को कहा गया अहुर मंजदा कहा गया। और मंजदा का अर्थ है असुरों के देवता। वरुण की बात की जाए तो वरुण को ऋग्वेद के अंदर, वरुण को ऋग्वेद के अंदर ये क्या हुआ, वरुण को ऋग्वेद के अंदर बता देती हूँ मैं आपको, ऋतस्य गोपा कहा गया। रेड कलर ले लेती हूँ मैं, रुक जाइए। ऋतस्य गोपा, यानी कि प्रकृति में जो भी चीज़ क्रमवार तरीके से हो रही है उसका संयोजन करना, उसका क्या करना, संचालन करना। ये किसका कार्य था? ये वरुण का कार्य था। ठीक है स्टूडेंट, ये होगी हमारी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते। क्वेश्चन 55 देखिए क्या कह रहा है। 55 पे क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे सिर्फ 5 क्वेश्चन बचते हैं। 55 में देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कथन और कारण को बिल्कुल एग्जैक्ट 110% आप राइट करने की आपको ट्रिक बता रही हूँ। कथन और कारण में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? कथन और कारण में कि जो हमारा कथन है वो कारण से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए, उससे संबंधित ही होना चाहिए, तो माना जाएगा वो सही। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं एक बार, कथन और कारण को। उत्तर हमें क्या करना, डिफाइन करना है सही कौन सा है। ऋग्वेदिक काल में ग्रामीण सभ्यता थी, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता का जिक्र है। अब हमें देखना है कि कारण के अंदर जो ग्रामीण सभ्यता या फिर ऋग्वेदिक काल का जिक्र हुआ है दोनों का या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऋग्वेदिक काल की बात हुई है, सही है। और आगे लिखा हुआ है ग्रामीण सभ्यता की क्या फीचर्स हैं। ग्रामीण सभ्यता के फीचर्स ये हैं कि वहाँ पे पशुपालन होना चाहिए, खेती पाती होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि लिखी हुई है, तो जो कि अपने आप में ग्रामीण सभ्यता की फीचर्स है। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता की क्या विशेषता है? तो यहाँ पे लिखा कृषि और पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। यानी कि इस मैंने आपको क्या बताया कि कथन और कारण के अंतर्गत ये चीज़ होती है कि कथन और कारण दोनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, तो एक दूसरे से संबंधित हैं। अब जो इनके कूट जो दिए उनको हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्या है, पहले में लिखा हुआ ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा ए आर की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल राइट है, मैंने आपको समझा भी दिया एक्सप्लेनेशन के जरिए। ठीक है, बी में लिखा हुआ ए आर दोनों सत्य हैं तथा ए आर सही व्याख्या नहीं करता, ये रॉन्ग है। लिखा हुआ सी में लिखा ए सत्य है किंतु आर असत्य है, यानी कि पहला ऊपर वाला ए कथन जो है ठीक है, जबकि कारण जो गलत है ये भी रॉन्ग है। डी में लिखा हुआ है ए जो यानी कि जो कथन है वो इन्होंने गलत बताया है, जबकि जो कारण है वो सही बताया, तो ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर आपको नजर ही आ रहा है, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत अगर कूट की बात करें तो लिखा हुआ ए आर दोनों सत्य हैं और इसकी सही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सही व्याख्या कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। देखिए सिंधु सभ्यता के उलट थी, सिंधु सभ्यता के अपोजिट जो थी वैदिक सभ्यता थी, और क्या थी अपने आप में? ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता क्या थी? अपने आप में नगरीय सभ्यता थी। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, ठीक है ना, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अपोजिट है। आर्यों का आरंभिक जीवन जो है पशुचारण का ही था, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि वो लोग जो थे इनका जो क्या बोलते हैं, इनका निवास स्थान जो था कबायली था। कबायली मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ समय के बाद चले जाना, ठीक है ना, एक स्थान पर नहीं रहा करते थे। और मैंने बताया था आपको पशुपालन भी क्यों क्या करते थे व्यवसाय, क्योंकि ये कृषि को तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा के नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, जिसकी वजह से ये पशुपालन का व्यवसाय किया करते थे। इसमें लिखा हुआ आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुपालन था और कृषि उनका क्या था? एक सेकेंडरी जो बिजनेस था। गौण धंधा कौन सा था? सेकेंडरी इनका बिजनेस जो था वो था कृषि का। किसका स्टूडेंट? वैदिक सभ्यता का। आगे लिखा हुआ ऋग्वेद के कुल
श्लोकों की बात की जाए तो उसमें लिखा हुआ है 10,580 श्लोकों की बात की गई, केवल 24 ही कृषि से रिलेटेड हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर श्लोक की बात की गई, मैंने ऋग्वेद के अंदर बहुत सी चीज़ें आपको पढ़ाई है। ऋग्वेद के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार देख लीजिए क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने आपको पढ़ाया था ऋग्वेद के अंतर्गत, ऋग्वेद के अंदर मैंने आपको पढ़ाया 10 मंडल, 10 मंडल मार्ग मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद में मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया सूक्त। सूक्त मैंने कितने पढ़ाया, 1080। ठीक है, 228 था, सॉरी 1028, 80 नहीं, 228, 1028 था। सूक्त की बात की जाए, उसके बाद में अगर बात की जाए मंत्र की बात की जाए तो मंत्र कितने इसके अंदर है, 10, 6, 4, 2। ठीक है, आपको याद करने की ट्रिक बहुत आसान है, 2 में से 2 माइनस करते चले जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको मंत्र की लर्न हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर ये सूक्त आ गए। सूक्त तो सेंग मैंने बताया था और मंत्र को मंत्र बताया था। इसके साथ अगर बात की जाए यहाँ पे श्लोकों की, तो श्लोकों की जो संख्या लिखी हुई है 10,580, तो यहाँ पर आप चाहें तो उसको गूगल करके देख लीजिए कि इनकी जो संख्या है श्लोकों की, क्या होता है कई सारे विद्वान जो है इस पर रिसर्च करते हैं तो इनकी संख्या जो है आगे पीछे जो है होती रहती है। कहीं पर इनकी जो संख्या है, यदि आज प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, 2022 की सेंचुरी की बात की जाए यदि, तो यहाँ पर इसकी जो संख्या है स्टूडेंट 10,600 है। ऋग्वेद के जो श्लोक हैं स्टूडेंट, यदि आपको यकीन नहीं आता तो आप गूगल करके देख लीजिएगा, 10,600 है। मैं आपको सिर्फ वही चीज़ पढ़ाऊँगी जो अपने आप में क्या होगी, ऑथेंटिक होगी, क्योंकि मैं ये जो तैयारी कर रही हूँ स्टूडेंट, इसमें कहीं ना कहीं ये तैयारी आपके साथ साथ मुझे अपनी भी तैयारी करना है। तो मैं आपको ऐसी ही चीज़ पढ़ाऊँगी जो अपने आप में ऑथेंटिक हो, क्योंकि जब मैं आपको ऑथेंटिक पढ़ाऊँगी तो मेरे माइंड के अंदर ऑथेंटिक चीज़ जाएगी और वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेगी, हेल्प करेगी। इसके साथ साथ आपको भी ये चीज़ हेल्प करेगी। मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें ही पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं हम। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया ऋग्वेदी के अंदर सूर्य जो 1028 हैं। देखिए एक बार मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ऋग्वेदी के श्लोकों की बात की जाए 10,600 हैं। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ 24 जो है कृषि का ही उल्लेख है। 24 के अंदर सिर्फ कृषि का उल्लेख है। ऋग्वेद में 10 मंडल बताया मैंने आपको। जो सूक्त हैं जिसको मैंने बताया था सेंग, वो 1028, और मंत्रा की बात की जाए तो 10, 6, 4, 2 हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा इससे ऋग्वेद से रिलेटेड जो इसके अंदर क्या चीज़ है। अब हम बात करते हैं आगे इसकी एक्सप्लेनेशन को, उसको फैक्ट को समझते हैं। देखिए चलते हैं फैक्ट नंबर 1 पर, फैक्ट नंबर 2 पे चलते हैं, सॉरी। देखिए फैक्ट नंबर 2 में क्या कहा है। फैक्ट नंबर 2 में लिखा है कि ऋग्वेद में जुते हुए खेत को क्षेत्र कहा गया। क्षेत्र कहा गया जुते हुए क्षेत्र को, और उपजाई भूमि को उर्वरा कहा गया। बहुत सिंपल है। ठीक है, खिल्ले शब्द का मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ऋग्वेद के 8वें मंडल में, 8वें मंडल में ऋग्वेद के बाखिल्ले बताया था मैंने आपको, बाखिल्ले बताया था मैंने आपको, बाखिल्ले। जो बाखिल्ले जो था स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ाया था इसके अंदर, ये 8वें मंडल में इसको परिशिष्ट माना गया। क्या माना गया इसको? परिशिष्ट माना गया है, परिशिष्ट। ठीक है, 8वें मंडल को बाखिल्ले था। अब यहाँ पे खिल्ले शब्द आ गया। खिल्ले शब्द का जो प्रयोग है वो प्रयोग जो है परती ऊसर भूमियों के लिए क्या है। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ हल के लिए लांगल का यूज़ किया है, बैल के लिए वृक्क का यूज़ किया है, और हल से बनी हुई नालियों या कुंड को सीता कहा गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सीता किससे कहा गया है? हम ज़्यादातर लोग सीता पे कन्फ्यूजन हो जाएंगे और वो किसी फीमेल का नाम लगा देंगे सीता में, लेकिन क्या है कि हल से बनी हुई नालियों या फिर कुंड को सीता कहा गया। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको लर्न कर लीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया। किसका किया गया है? शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है? तो मैंने आपको पढ़ाया था शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे, पहले का धार्मिक कर्मकांड, यज्ञ का, देवी देवताओं की प्रार्थना का, या फिर कृषि कर्मकांड का। तो शतपथ ब्राह्मण की अगर बात की जाए तो धार्मिक कर्मकांड का शतपथ ब्राह्मण के अंदर जिक्र है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण जो है उसे कहा गया शतपथ। देखिए यजुर्वेद को 2 पार्टों में बांटा गया था, मैंने बताया था। एक तो बताया था कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा मैंने बताया था शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, और जो मैंने बताया था कृष्ण जो है वो गद प्लस पद, गद पद दोनों के अंतर्गत है, और जो शुक्ल जो है ये जो सिर्फ पद के अंतर्गत है। और मैंने आपको पढ़ाया था शुक्ल जो यजुर्वेद उसको वाजनेय संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? वाजनेय संहिता भी कहा जाता है। वाजनेय संहिता स्टूडेंट किसको कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को कहा गया है।
ठीक है स्टूडेंट। और इन्होंने बताया है कि जो शतपथ ब्राह्मण जो हैं वो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत है, यानी कि शुक्ल यजुर्वेद के अंदर क्या है, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत है, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है, वाजपेयी संहिता भी है, ठीक है। और मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने, शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका जो अंतिम जो भाग है, सॉरी यजुर्वेद जो है, ये वाला जो यजुर्वेद है इसका जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग जो यजुर्वेद का, उसको कहा गया ईशोपनिषद। ईशोपनिषद कहा गया। एक बार मैं हाईलाइट करके आपको दोबारा से समझा देती हूँ, क्योंकि राइटिंग थोड़ी इसमें मिस्टेक हो जाती है, राइटिंग तो इतनी गंदी हो जाती है बहुत ज़्यादा। देखिए लिखा हुआ एक बार, क्योंकि मैंने पेन ढूंढा, मुझे पेन नहीं मिला, मैंने काफ़ी सारी शॉप वहाँ पर बुक के वहाँ स्टॉल के वहाँ पर चलिए कि यहाँ पर बुक नहीं मिल, वो पेन नहीं मिला, स्मार्ट पेन। देखिए यजुर्वेद जो है उसको, यजुर्वेद इसको दो पार्टों में बांटा गया है। पहले देखा कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो ये गद्य और पद दोनों में है, ठीक है ना। और शुक्ल यजुर्वेद की बात करें जो सिर्फ ये जो पद के अंदर ही है। और जो शुक्ल यजुर्वेद का जो, शुक्ल यजुर्वेद को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं वाजपेयी संहिता। वाजपेयी संहिता के नाम से भी शुक्ल यजुर्वेद को भी जानते हैं, ठीक है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके अंदर ही आता है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। यदि हम आगे की बात करें, यजुर्वेद का जो अंतिम भाग जो है, यजुर्वेद का जो अंतिम भाग जो है उसको कहा गया ईशोपनिषद। ईशोपनिषद किसे कहा गया, यजुर्वेद के अंतिम भाग को, अंतिम पार्ट को, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं हम नए क्वेश्चन पर, सॉरी इसी क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके समझते हैं, एक्सप्लेनेशन इसकी समझते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या कहा गया है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है स्टूडेंट कि यजुर्वेद जो है, स्टूडेंट शुक्ल यजुर्वेद, सॉरी शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का ही एक हिस्सा है, ये हमने पढ़ा भी, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में लिखा हुआ है इसके अंतर्गत कि ये अपने आप में सबसे ज़्यादा प्राचीन है। जो शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण जो है अपने आप में क्या है, प्राचीन है, क्या स्टूडेंट, प्राचीन है। अब इसकी जो रचना की गई है शतपथ ब्राह्मण की, किसने की है, एक महर्षि हुए थे, मैंने आपको पढ़ाया था डिबेट, याद कीजिए, डिबेट पढ़ाया था मैंने, गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में जो हुआ था। तो याज्ञवल्क्य जो थे ये महर्षि थे, याज्ञवल्क्य जो महर्षि, तो गार्गी और महर्षि याज्ञवल्क्य के बीच में डिबेट हुआ था बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो याज्ञवल्क्य जो महर्षि थे स्टूडेंट, उन्होंने ही शतपथ ब्राह्मण की रचना की थी, यही इसके रचनाकार हैं, ठीक है। शतपथ ब्राह्मणों की बात की, शतपथ ब्राह्मण सॉरी मुझे कोल्ड हो रहा बहुत तगड़ा वाला। देखिए शतपथ ब्राह्मण की अगर बात की जाए तो शतपथ ब्राह्मण जो है इसके अंतर्गत मूर्ति पूजा और धार्मिक जो कर्म कांड है उसका उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। शतपथ ब्राह्मण की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत पुनर्जन्म के भी सिद्धांत हैं, किसके, पुनर्जन्म की भी बात की गई है, ठीक है। इसके अंदर पुरुरवा और उर्वशी का भी व्याख्यान है, आपने 9th क्लास में पढ़ा, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, उर्वशी और पुरुरवा भी आपने पढ़ा होगा, उर्वशी और पुरुरवा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसके बाद में रामकथा और अश्विन कुमार द्वारा रचित ऋषि यौवन दान का वर्णन भी है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको पढ़ा दिया यजुर्वेद की 2 शाखाओं के बारे में, और शुक्ल यजुर्वेद को वाजपेयी संहिता भी कहा गया। ये हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। देखिए 57 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन 57 में चलते हैं हम। 57 अब हमारे बचते हैं सिर्फ 3 क्वेश्चन, समझते हैं हम। 57 टू कितना चलेंगे, 60, ठीक है। देखिए 57 में कहा गया शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, शतपथ ब्राह्मण के बारे में हमने पढ़ा था, तो किससे संबंधित था, हमने क्या पढ़ा था, यजुर्वेद मैंने आपको पढ़ाया था। यजुर्वेद के अंदर शुक्ल और कृष्ण है, तो जो है शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत, दोबारा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। ये क्या है, यजुर्वेद स्टूडेंट। यजुर्वेद के मैंने आपको 2 पार्ट पढ़ाए थे, एक था कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा था शुक्ल यजुर्वेद। इसको मैंने बताया था वाजपेयी संहिता के भी नाम से जानते हैं, वाजपेयी संहिता के नाम से जानते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद के अंदर ही मैंने आपको बताया था शतपथ ब्राह्मण का जिक्र है। शतपथ ब्राह्मण का जिक्र किसके अंदर कहते हैं स्टूडेंट,
यजुर्वेद के अंदर। तो यहाँ पर इसको मैं इसके अंदर देखिए ये वाला नाम देकर ना दे करके शुक्ल यजुर्वेद का नाम देकर इन्होंने यजुर्वेद नाम दिया, क्योंकि मैं आपको इसलिए सीक्वेंस में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आपको जब तक आप मेन पॉइंट तक, मेन टॉपिक तक नहीं पहुँचेंगे, जब तक आप कहते हैं ना किसी भी सफलता का शॉर्टकट नहीं होता, तो मैं आपको शॉर्टकट से नहीं पढ़ाना चाहती हूँ। मैं आपको चाहती हूँ कि हर एक पॉइंट टू पॉइंट आप इस चीज़ को पढ़ते जाएँ। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने सिर्फ यजुर्वेद दे दिया, शुक्ल यजुर्वेद नहीं दिया है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद दे के कोई हर एक व्यक्ति जो है, एग्जामिनर जो होगा, जितने भी स्टूडेंट होंगे वो जो होंगे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे यजुर्वेद को देख करके, जबकि शुक्ल यजुर्वेद के लिए कोई कन्फ्यूज़ नहीं होगा और वो आई टिक कर देगा आसानी से। तो एग्जामिनर का मेन मकसद क्या होता है कि बच्चों को जो है कन्फ्यूज़ करना होता है, उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करना होती है, जो कि एग्जामिनेशन कई बार बच्चे उसकी वजह से हौच पौच हो जाते हैं कि भाई हमने तो ये पढ़ा और ये चीज़ आ गई, उसकी वजह से बच्चे को माइनस चले जाते हैं एग्ज़ाम में नंबर। तो हम क्या करेंगे, पूरे तरीके से अगर पढ़ते जाएंगे, जो पढ़ने का सिस्टम है, सिस्टम में अगर पढ़ेंगे तो हम कभी फेल नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझते हैं। इसका राइट आंसर बी है, यानी कि यजुर्वेद। ठीक है स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं एक बार क्या कहा गया है। देखिए एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, प्राचीन इतिहास का साधन के रूप में वैदिक साहित्य के ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, यानी कि ऋग्वेद के बाद में शतपथ ब्राह्मण का स्थान माना गया है। कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। पुरुष मेघ का उल्लेख इसके अंतर्गत, और मैंने आपको बताया था शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत उर्वशी और पुरुरवा का व्याख्यान है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। क्लास में एक चैप्टर है, एक क्या बोलते हैं कि पोइट्री है, ठीक है, कविता है। और मैंने आपको बताया था कि शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत पुनर्जन्म का भी व्याख्यान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 बताएंगे, हमारे 2 क्वेश्चन बचते हैं। 58 देखिए, यज्ञ कर्मकांड का पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का दायित्व था, यानी कि यज्ञ जो कर्मकांड थे उनका जो सुपरविज़न जो था किस पुरोहित के द्वारा किया गया था, या फिर किस पुरोहित का दायित्व था, किस पुरोहित की ड्यूटी थी, जो यज्ञ कर्मकांड है उनका क्या बोलते हैं सुपरविज़न करने का किसका दायित्व था। पहले लिखा उदरवायु, लिखा हुआ है ब्रहा, लिखा हुआ है होता सी, और डी में लिखा है, डी में क्या लिखा उद्गाता। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको ये चीज़ प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ाई थी, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऋग्वेद, क्या पढ़ा था स्टूडेंट, ऋग्वेद। उसके बाद में पढ़ा था हमने यजुर्वेद, क्या पढ़ा था स्टूडेंट, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, सामवेद, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई थी कि जो ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रहा बोलते हैं। ऋग्वेद को जो पढ़ने ब्रहा होता है, सॉरी ब्रहा तो जो होता है अर्थवेद का होता है। देखिए ब्रहा जो होता है स्टूडेंट, वो जो अर्थवेद पढ़ने वाला उसे ब्रहा बोलते हैं। सामवेद को पढ़ने वाला होता है उद्गाता, क्या होता है स्टूडेंट, उद्गाता होता है। यदि बात की जाए यजुर्वेद की, तो उसका जो पढ़ने वाला होता है उसे बोलते हैं उदरवायु। आप देख लीजिए कि मुझे लिखने में क्या मिस्टेक वगैरह भी हो सकती है, ठीक है ना। और ऋग्वेद का जो क्या बोलते हैं ये पढ़ने वाला उसे बोलते हैं होता, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, होता बोलते हैं। क्वेश्चन को देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यज्ञ कर्मकांड। मैंने आपको बताया था यज्ञ जो होता है किसके अंदर, यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है ये स्टूडेंट, यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ यज्ञ कर्मकांड किसका लिखा है। मैंने आपको बताया था यज्ञ कहाँ होता है, यज्ञ जब होता है जब किसी के ऊपर भूत प्रेत आते हैं, या फिर कोई घर के अंदर सुख शांति होती है। तो जितने भी क्या बोलते हैं यज्ञ संबंधित जितने भी कार्य हैं वो किसके अंतर्गत है, अर्थवेद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है स्टूडेंट, अर्थवेद के अंतर्गत है। तो यज्ञ कहाँ पर होंगे, अर्थवेद के अंतर्गत होंगे। और यज्ञ करने वाला जो होगा उसे क्या कहा जाएगा, ब्रहा। क्या कहा जाएगा स्टूडेंट, ब्रहा कहा जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है स्टूडेंट क्या है, बी, यानी कि ब्रहा इसका राइट आंसर है। इसकी एक्सप्लेनेशन में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, बस जो मैंने बताया वही एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट बचता है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये कहा गया है। ऋग्वेद में कहा गया है, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो ये बात किस में कही गई है, किस में कही गई स्टूडेंट, ये बात देखिए किसके अंदर कही गई है। मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये कहा गया अथर्ववेद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत कहा गया, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ऋग्वेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, सामवेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर। तो राइट आंसर इसका अथर्ववेद के अंदर कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। अर्थवेद में परिलक्षित मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। ठीक है,
अथर्वा जो है एक ऋषि थे, उनके नाम से इसका जो नाम है, इस वेद का नाम अर्थवेद पड़ा। ठीक है, अर्थवेद में मगध और अंग का उल्लेख सुदूरवर्ती प्रदेश के रूप में किया गया है। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, देखिए क्या करें। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ इसमें पूछा हुआ है। पहले लिखा विद्वान, बी में लिखा श्रेष्ठ, और सी में लिखा है योद्धा, और डी में लिखा है यज्ञ करने वाला। तो यज्ञ करने वाले को बोलते हैं पुरोहित, और श्रेष्ठ का कोई श्रेष्ठ अपने आप में श्रेष्ठ है, और विद्वान मीन्स क्या होता है, जो लिखने वाला होता है उसे बोलते हैं विद्वान। ठीक है, और इसके अंदर लिखा हुआ है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट श्रेष्ठ है। आर्य जो शब्द है इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट बी है, यानी कि श्रेष्ठ। इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं एक बार। देखिए एक्सप्लेनेशन को देखिए सब बच्चे, देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, हल्का सा भी चाहिए। आर्य, देखिए एक बार, आर्य प्राचीन भारतीय यूरोपीय का एक प्राचीन ईरानी भाषा में बोलने वाले के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ था। वैदिक संस्कृति में आर्य जो शब्द है उसका मतलब है श्रेष्ठ, शिष्ट या फिर सज्जन। नैतिक अर्थ में नैतिक अर्थ में महाकुल से कहा जाएगा, कुलीन सभ्य कहा जाएगा, साधु भी कहा जा सकता है। रामायण में अपने ऋग भाष्य में आर्य शब्द का अर्थ जो है विग, यज्ञ, अनुष्ठान, विग श्रोता, विज्ञान, आदरणीय अथवा सर्वित्व, गंतव्य, उत्तम, वर्ष, मनु, कर्मयुक्त, कर्मानुष्ठान, श्रेष्ठ आदि बताया गया है। अंत आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है, श्रेष्ठ या फिर कुलीन है। यह हमारा 60 क्वेश्चन की जो सीरीज जो 10 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होगी स्टूडेंट। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल ये वीडियो है तो इसके लिए लाइक ज़रूर करें, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए, यही हमारी आशा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।